हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करंट जीके विद रिवीजन। आज है 26 मार्च और बात करते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। सबसे पहले बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। महिलाओं में आईसीसी T20 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान किस प्लेयर ने प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर होगा इंडिया की शेफाली वर्मा, जो कि 17 ईयर ओल्ड वुमेन्स है, उनके द्वारा ये रैंक जो है हासिल किया गया है। अब बात करते हैं, ये जो रैंकिंग जारी की गई है MRF टायर के नाम से जारी की गई है। फिर बात करते हैं जो मेंस कैटेगरी है उसके अंदर T20 रैंकिंग में जो फर्स्ट पोजीशन हासिल की है वो इंग्लैंड के डेविड मलान के द्वारा हासिल की गई है। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे मिथाली राज के बारे में बात करते हैं तो कुछ समय पहले अपनों ने पढ़ा था कि 10,000 रन बनाने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी है। इसी तरह से यदि बात करते हैं तो इनको जो अर्जुन अवार्ड दिया गया था वो 2003 के अंदर प्रोवाइड करवाया गया था। और यदि अपने पद्मश्री अवार्ड की बात करते हैं तो 2015 के अंदर इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फिर बात करते हैं विराट कोहली के बारे में। इंटरनेशनल क्रिकेट T20 के अंदर 3000 रन बनाने वाले ये पहले भारतीय बने हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। और फिर बात करते हैं इनको जो अर्जुन अवार्ड प्रोवाइड करवाया गया था वो 2013 के अंदर प्रोवाइड करवाया गया था, और जो खेल रत्न अवार्ड प्रोवाइड करवाया गया वो 2018 के अंदर प्रोवाइड करवाया गया। इसी के साथ साथ यदि अपने बात करते हैं तो 100 मिलियन से ज़्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स पाने वाले ये पहले भारतीय और क्रिकेटर बने हैं। फिर बात करते हैं, अपनों ने यहाँ पर बात की है आईसीसी के बारे में। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की अपने यहाँ पर बात करते हैं, जो कि क्रिकेट के जितने भी प्रारूप है उन सभी को ये कंट्रोल करता है। अब इसका जो हेड क्वार्टर है वो यूएई के दुबई के अंदर प्रेजेंट है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1909 के अंदर हुई थी। पहले जो इसका हेड क्वार्टर था वो इंग्लैंड के अंदर प्रेजेंट था, अभी जो हेड क्वार्टर दुबई के अंदर है। और इसी के साथ साथ यदि इसके चेयरमैन की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले बने हुए हैं। और यदि सीईओ की बात करते हैं तो मनु साहनी है। और अभी जो आईसीसी के द्वारा यूएई के जो दो प्लेयर हैं, एक तो मोहम्मद नावेद और दूसरा शम्मेर हसन नाम से हैं, उन दोनों प्लेयर्स को 8 ईयर के लिए बैन भी इनके द्वारा कर दिया गया। फिर बात करते हैं जो आईसीसी की जो रैंकिंग आई है उनके बारे में। आईसीसी की रैंकिंग की बात करते हैं, सबसे पहले अपने बात करते हैं मेंस कैटेगरी की। T20 की यदि बात करते हैं तो डेविड मलान है जो कि इंग्लैंड के है। ओडीआई के अंदर विराट कोहली फर्स्ट पोजीशन पे बने हुए हैं। और यदि अपने टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं तो केन विलियमसन जो है न्यूजीलैंड के कैप्टन, वो इस पे फर्स्ट पोजीशन पे बने हुए हैं। फिर बात करते हैं शेफाली वर्मा जो कि इंडिया की है T20 के अंदर वुमेंस कैटेगरी के अंदर। और ओडीआई की बात करते हैं तो इंग्लैंड की टेमी बियोमोंट बनी हुई है। अभी यदि आप लोगों ने ये चैनल कंटिन्यूसली देख रहे हो तो आप लोगों को पता होगा कि टेमी बियोंट का नाम भी कुछ समय पहले चर्चा के अंदर था। क्यों चर्चा में था? कि जो आईसीसी के द्वारा मंथ ऑफ द प्लेयर अवार्ड दिया जाता है वो फरवरी मंथ के अंदर जो दिया गया वो इनको प्रोवाइड करवाया गया था वुमेन्स कैटेगरी के लिए। अब यदि अपने बात करते हैं और आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि इंडिया के किन प्लेयर्स को भी आईसीसी मैन ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इस दोनों का जो नाम है, क्योंकि ये जो स्टार्ट किए गए 2021 जनवरी मंथ से स्टार्ट किए गए हैं आईसीसी के द्वारा प्रत्येक मंथ देने के लिए। अभी तक ये 2 बार दिए जा चुके हैं। और उन 2 मेंस इंडियन प्लेयर का नाम आप लोगों को कमेंट्स के अंदर बताना है कि किन 2 प्लेयर्स को ये जो है अवार्ड मिला था। फिर बात करते हैं, जो भी पर्सन मुझे इनका आंसर कमेंट्स में बताएगा उनका नाम और फोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है पब्लिश किया जाएगा। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस रेटिंग एजेंसी के अनुसार भारत की जो जीडीपी दर है फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए कितनी रहने का अनुमान लगाया गया है? या फिर 12.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। इसका जो राइट आंसर होगा, फिच रेटिंग के द्वारा ये अनुमान लगाया गया है। पहले जो ये अनुमान लगाया गया था 11% रहने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 12.8% कर दिया गया है। और इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अनुमान भी यही है 11% रहने का। फिर यदि अपने बात करते हैं स्टैंडर्ड एंड पुअर की,
सो इसके द्वारा जो अनुमान लगाया गया वो 10% रहने का अनुमान लगाया गया। इकरा जो कि इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इसके द्वारा 10.1% रहने का अनुमान जो है वो लगाया गया है। अब अपने यहाँ पर बात की गई है फिच के बारे में, सो बात करते हैं फिच रेटिंग एजेंसी के बारे में। इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क के अंदर प्रेजेंट है और सीईओ जो है वो पॉल टेलर नाम से है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1914 के अंदर हुई थी और इसके जो संस्थापक है वो जॉन फिच के नाम से जाने जाते हैं। अब अपने बात करते हैं जो रेटिंग एजेंसीज़ हैं, बहुत सारी रेटिंग एजेंसी है जिनके द्वारा इंडिया की क्या रेटिंग रहेगी या फिर जीडीपी दर जो रहने का क्या अनुमान लगाया गया है, वो सब यहाँ पर आपको शो की गई है। ठीक है, फिर बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है या फिर जो भी आपके सजेशंस हैं या फिर जो भी आपको चीज़ अच्छी लग रही है उसके बारे में आप कमेंट्स के अंदर मुझे आंसर दे सकते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कौन सा देश विश्व का पहला जहाज सुरंग या फिर फर्स्ट शिप टनल जो है वो डिज़ाइन कर रहा है या फिर बना रहा है? सो इसका जो राइट आंसर होगा, नॉर्वे कंट्री के द्वारा बेसिकली ये विश्व की पहली जो है शिप टनल का डिज़ाइन किया जाएगा, जो कि 2022 के अंदर इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। फिर बात करते हैं, ये जो टनल बनाई जा रही है इसका जो नाम है वो स्टैड शिप टनल रखा जाएगा। इसलिए रखा जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक स्टैड हैवेट प्रायद्वीप है जिसके अंदर स्टैड नाम से एक समुद्र है, वहाँ पर ये जो है शिप टनल बनाई जा रही है, इसी वजह से इसका नाम जो है स्टैड शिप टनल रखा जाएगा। अब अपने ये बात करते हैं, जो टनल बनाई जा रही है इसकी जो लेंथ है वो 49 मीटर की है और इसकी जो विड्थ रहेगी वो 36 मीटर की रहेगी और इसको बनाने के अंदर ऑलमोस्ट 2.8 बिलियन जो नॉर्वेन कॉर्नर है या फिर नॉर्वे की जो करेंसी है वो खर्चा यहाँ पर लगेगा। फिर अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे जापान की बात करते हैं तो 2023 तक जापान के द्वारा जो है एक लकड़ी से बना जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया जाएगा। फिर अपने बात करते हैं रशिया की, सो रशिया के द्वारा अभी 38 जो कंट्रीज़ हैं उनके जो सैटेलाइट्स हैं उनको अंतरिक्ष में भेजा गया है और इन 38 सैटेलाइट के अंदर ट्यूनेशिया का भी एक सैटेलाइट है जो कि ट्यूनेशिया कंट्री के द्वारा या फिर कहें तो ट्यूनेशिया का स्वदेशी निर्मित जो उपग्रह है जिसका नाम चैलेंज फर्स्ट रखा गया है वो भी इनके द्वारा भेजा गया है। फिर बात की है अपनों ने नॉर्वे कंट्री के बारे में, सो बात करते हैं नॉर्वे की। सो यहाँ पर आपको जो है नॉर्वे का मैप शो किया गया है, ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है नॉर्वे का शो किया गया है। नॉर्वे के साथ जो है स्वीडन कंट्री है उसकी बाउंड्री टच होती है, फिनलैंड की बाउंड्री टच होती है और इसी के साथ साथ एक साइड इसके साथ जो नॉर्वेरियन सी है वो भी यहाँ पर प्रेजेंट है। अब यदि अपने बात करते हैं, नॉर्वे की जो कैपिटल है वो ओस्लो नाम से चलती है। जो प्राइम मिनिस्टर है यहाँ की एरना सोलबर्ग है और प्रेसिडेंट जो है ट्रॉन नाम से है और करेंसी यहाँ की नॉर्वेन क्रोन नाम से चलती है। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का जो स्थान रहा है वो भी क्या रहा या फिर ये इंडेक्स अभी जारी किया गया है? सो ये जो अपने बात करते हैं, सबसे पहले ये जो इंडेक्स जारी किया गया है वो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा, जो कि ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा पर्टिकुलरली ये इंडेक्स जारी किया गया है और ये जो इंडेक्स जारी किया गया वो 2020 के लिए जारी किया गया है, जिसके अंदर इंडिया की जो रैंक बताई गई है वो 14th नंबर पे इंडिया रहा है और ये जो रैंक ली गई है टोटल 53 कंट्रीज़ के अंदर ली गई है, जिसके अंदर इंडिया की जो रैंक है वो 14th रैंक है। अब यदि अपने बाकी के जो ऑप्शंस है उनकी बात करते हैं, जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो इंडेक्स आया था 2021 के लिए, उसके अंदर इंडिया की रैंक जो रही थी 121st पोजीशन पे रही थी। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की यदि अपने बात करते हैं तो उसके अंदर इंडिया की जो रैंक रही थी वो 139th रैंक रही थी। अब अपने बात करते हैं 2019 के इंडेक्स के बारे में। सो 2019 का जो इंडेक्स आया था, जो ये रिपोर्ट पेश की गई थी, उसके अंदर बताया गया था कि इंडिया की जो रैंक थी वो 44th रैंक थी और उस टाइम जो ये रिपोर्ट पेश की गई थी टोटल 50 कंट्रीज़ के अंदर पेश की गई थी। सो इस
की दृष्टि से तो देखते हैं तो इंडिया की जो रैंक है वो काफ़ी इम्प्रूव आगे हो रही है। फिर यदि अपने बात करते हैं जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअली प्रॉपर्टी डे जो होता है वो 26 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसका जो हेड क्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड के जो जिनेवा है वहाँ पर ये प्रेजेंट है। और यदि अपने इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1967 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और हेड जो है बने हुए हैं वो डारेन टैंग नाम से बने हुए हैं। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस योजना को भी 2021-22 से बढ़ाकर 2025-26 तक कर दिया गया है? इसका जो राइट आंसर होगा खेलो इंडिया जो योजना थी वो पहले 2021-2022 तक ही थी, अब इसको बढ़ाकर 25-26 तक कर दिया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में यदि कुछ बात करते हैं, जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करते हैं तो इस बार इसका जो है 4th टर्म्स का जो आयोजन है वो किया जाएगा और वो कहाँ पर किया जाएगा उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। और जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर भी कमेंट्स में बताएगा उसका नाम विद फोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, किस वर्ष तक भारत जो है शुद्ध शून्य उत्सर्जन या फिर कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो है वो प्राप्त करेगा? इसका राइट आंसर होगा 2050 तक जो है भारत ये लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। जो सीईओ है नीति आयोग के अमिताभ कांत, उनके द्वारा एक रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि भारत जो है वो 2050 तक ये लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। और ये जो रिपोर्ट पेश की गई है वो टेरी और शेल के द्वारा दी गई है। टेरी की यदि अपने बात करते हैं तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है, जिसकी स्थापना 1974 के अंदर हुई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है। और ये जो रिपोर्ट पेश की गई है वो इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग टू ए नेट जीरो एमिशन एनर्जी सिस्टम से ये पेश की गई है। अब अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे 2023 की बात करते हैं तो यहाँ तक जो भारत की जो पूरी रेल है वो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगी, विद्युत संचालित होगी। 2025 की यदि बात करते हैं तो इंडिया जो है वो टीबी से पूर्णतः मुक्त हो जाएगा। और 2030 की बात करते हैं तो इंडिया जो है मलेरिया से यहाँ पर पूर्णतः मुक्त हो जाएगा। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस बैंक ने अभी हाल ही में आईओबी ट्रेंडी बचत खाता जो है वो लॉन्च किया है? इसका जो राइट आंसर होगा इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा जो है वो लॉन्च की जाएगी। और इसकी यदि अपने बात करते हैं तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो चेन्नई के अंदर प्रेजेंट है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1937 के अंदर हुई थी। और इसी तरह से इसके जो सीईओ है वो पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता भी बने हुए हैं। और इसकी जो स्थापना की यदि बात करते हैं तो इंडियन ओवरसीज बैंक की चिदम्बरम चेत्तैयर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसके जो चेयरमैन है वो दिनेश खारा जी नाम से बने हुए हैं। यदि अपने इसकी बात करते हैं हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 1994 के अंदर हुई थी और इसके जो एक अभियान इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था एचडीएफसी बैंक के द्वारा, जो डिजिटल फ्रॉड होते हैं उनको रोकने के लिए मुंह बंद रखो अभियान नाम से स्टार्ट किया गया था। और आईसीआईसीआई बैंक की यदि अपने बात करते हैं तो जो टैग होता है फास्ट टैग, उसके लिए गूगल पे के साथ समझौता करने वाला ये पहला बैंक बना था। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस नाम से एक पुस्तक लिखी गई, जिसके लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा समीर सोनी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, जो कि एक बॉलीवुड के एक्टर हैं। अब इसी के साथ साथ यदि अपने बात करते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में, इनके द्वारा जो आत्मकथा लिखी गई थी उसका नाम माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ नाम से ये जानी जाती है। फिर बात करते हैं कबीर बेदी के बारे में, ये भी एक बॉलीवुड एक्टर है और इनके द्वारा एक उनकी आत्मकथा लिखी गई जिसका नाम जो है स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर्स इमोशनल जर्नी है। फिर बात करते हैं इरविन एलन सेलिस की, जो कि इटली के एक लेखक है और इनके द्वारा अशोका सूत्रा नाम से एक पुस्तक लिखी गई है। फिर बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। अब अपने बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की। अभी भारत के 48वें जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन बन सकते हैं, इनके नाम की जो सिफारिश है 47वें नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबडे जी के द्वारा की गई।
NV रमन्ना नाम से हैं, इनकी सिफारिश की गई है और मे बी ये 48वें नंबर में के मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं। फिर बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा भारत का पहला सरकार संचालित पशु एम्बुलेंस नेटवर्क है वो जो स्टार्ट किया गया। फिर बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जल शक्ति अभियान कैच द रेन नाम से एक अभियान स्टार्ट किया गया जिसके तहत जो है रेन का जो वाटर होता है, बरसात का जो पानी होता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षित किया जा सके। फिर बात करते हैं पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 जिसका आयोजन जो है एल इन नाम की जगह पे हो रहा था UAE कंट्री के अंदर। वहाँ पर जो गोल्ड मेडल जीता वो सिंह राज के द्वारा जीता गया है। फिर बात करते हैं 24 मार्च को पूरे वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड TB डे जो है वो मनाया जाता है। रशिया कंट्री के द्वारा डिफरेंट कंट्रीज़ के लगभग 38 जो सैटेलाइट्स हैं उनको लॉन्च किया गया, जिसके अंदर जो है ट्यूनेशिया का भी एक स्वदेश निर्मित उपग्रह है जिसका नाम चैलेंज फर्स्ट है वो जो लॉन्च किया गया। फिर बात करते हैं हिंदी लेखक को व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया जाएगा। सो उनकी जो उपन्यास है पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी प्रोफेसर शरद फागड़े को इसके लिए सम्मानित किया जाएगा और ये जो व्यास सम्मान है वो KK बिरला फाउंडेशन की तरफ से प्रोवाइड करवाया जाता है। और इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं तो रामविलास शर्मा जी को जो फर्स्ट टाइम व्यास सम्मान जो दिया गया था। फिर बात करते हैं विवेक मूर्ति जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो जोए बिडेन हैं उनके नए सर्जन जनरल है वो इस पोस्ट पे नियुक्त हुए हैं। सो ये था आज का वीडियो। यदि पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट GK विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिए। फोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह आपकी फ़ोटो यहाँ पर लग सकती है यदि आप लोग मुझे आज के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आंसर कमेंट्स में बताते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर आज के जो भी क्वेश्चन है उनके आंसर आपको दिए गए हैं एट द लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।